मेरी माँ को कूड़ा बीनने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था, उन्हें एक जेड ब्रेसलेट मिला। गलती से मेरा हाथ उससे कट गया, लेकिन उसी पल वो मेरे लिए एक पोर्टेबल स्पेस बन गया। फिर जब भी मुझे मौका मिलता, मैं पापा के पैसे चुराकर उसमें छुपा देता था। 10 साल का होने से पहले ही मैंने लगभग 3 लाख जमा कर लिए थे। 11 साल की उम्र में माँ को एक चश्मा मिला। उसे पहनने के बाद मैं चीज़ों की असली कीमत देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जमा किए हुए 3 लाख से सस्ते एंटीक सामान खरीदना शुरू कर दिया। एक ही दिन में मैंने 8 करोड़ तक कमा लिए। 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपके से अरबपति बन चुका था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने फैसला किया कि अब सच बता दूं और दिखावा करना बंद कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे पिता और उनकी प्रेमिका मेरी मां को घर से खाली हाथ निकालने पर तुले हुए थे। गुस्से से कांपती मां पापा से आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थी। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, मैं दौड़कर अंदर गया और उनका मुंह ढक दिया। मां, क्या आप पागल हो गई हो? पापा के पास जितना है, क्या उसके लिए लड़ना सच में जरूरी है? मुझे उनका मुंह बंद करते देखकर मां की आंखों से तुरंत आंसू निकल पड़े। उनकी नजरों में बहुत कुछ था, गुस्सा, दुख और सबसे ज्यादा अपने ही बेटे से धोखा मिलने की पीड़ा। अंदर ही अंदर मैं चीख रहा था, ये अन्याय है। ऐसा नहीं था कि मैं पापा की तरफ था, बस उनके पैसों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं थी। माँ की एक छोटी कंपनी थी जिसकी सालाना कमाई सिर्फ 2 करोड़ थी, और मेरी कंपनी निवेशों से जो पैसा आता था वो मैं एक दिन में भी वापस नहीं निकाल सकता था। इतनी सी बात पर बहस करना मेरे हिसाब से समय की बर्बादी थी। मैं माँ को उनके कमरे में ले जाकर अपने अकाउंट के 100 करोड़ दिखाने ही वाला था, तभी पापा बीच में आ गए और बोल पड़े, हुआंगशुएन, जरा खुद को देखो, कैसी नाकाम औरत हो तुम। जवान होकर भी खुद का ध्यान नहीं रखती, अपनी उम्र की औरतों से कहीं ज्यादा बूढ़ी लगती हो। यहां तक कि तुम्हारा बेटा, जिसे तुमने इतने प्यार से पाला, ये जानते हुए भी कि तलाक के बाद तुम खाली हाथ जाओगी, फिर भी मेरी तरफ खड़ा है। बताओ, तुम्हारे जैसे इंसान के जीने का क्या मतलब? मर जाओ तो बेहतर होगा। उसके बगल वाली औरत ने अपना पेट ऐसे बाहर निकाला हुआ था जैसे वो 10 महीने गर्भवती हो। चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसकी उकसाने वाली हरकत देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे घूरते हुए कहा, सिर्फ इसलिए मत सोचो कि इस लड़के ने मेरी तरफ से बात की है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसकी कॉलेज फीस भी नहीं दूंगी। भविष्य में मेरा पैसा सिर्फ मेरे पेट में पल रहे कानन के बच्चे का होगा। इसलिए मेरी खुशामद करने की कोशिश मत करना, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने उसके सिर के ऊपर हरी रोशनी देखी। हाँ, पिछले हफ्ते माँ को एक अजीब सा मसाला मिला था और उन्होंने उसे सूप में डाल दिया था। उसे पीने के बाद मुझे हर इंसान के सिर के ऊपर अलग अलग रंग दिखाई देने लगे। बैंगनी रंग मतलब उस इंसान की किस्मत चमकने वाली है, वो अमीर होगा। लाल रंग मतलब खून खराबा या भयानक मुसीबत। गुलाबी रंग प्यार आने वाला है। और हरा रंग मतलब उसे धोखा मिल रहा है, उसके सिर पर सींग उग चुके हैं। मेरी माँ पुराने पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। कई साल पहले जब पापा का बिजनेस बर्बाद हो गया था और उन पर करोड़ों का कर्ज था, तब भी माँ ने तलाक लेने से मना कर दिया था। तब से उनमें एक बुरी आदत पड़ गई, दिन में काम करके पापा का कर्ज चुकाना और रात में कूड़ा बीनना। इतनी मुश्किल से दूसरे आदमी को स्वीकार करने वाली माँ पापा को धोखा दे सकती हैं? असंभव। मेरी नजर पापा के पास खड़ी उस औरत कैन कैन पर गई। बड़ा सीना, पतली कमर, सच कहूं तो वो माँ से ज्यादा सुंदर, ज्यादा नाजुक और पुरुषों को आकर्षित करने वाली थी। लग रहा था कि धोखा देने वाली वही थी। मैंने उसके पेट की तरफ देखा, घना गहरा लाल रंग, खूनी आपदा। क्यान क्यान अचानक बुरी तरह कांपने लगी। दिल पकड़कर वो पापा की बाहों में गिर गई और मासूम आवाज में बोली, भैया, मुझे डर लग रहा है। आपके बेटे की नजर बहुत डरावनी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे मार देना चाहता है। वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे कुछ नहीं पता। आपने कहा था ना कि आप मेरे हीरो बनोगे, तो अब मुझे बचाइए। उसकी बात सुनकर पापा ऐसे सीना फुलाकर खड़े हो गए जैसे कोई महान हीरो हो। वो मेरे सामने आकर गुस्से से बोले, वानलिन, अपनी नजरें हटाओ। अगर तुमने मेरी क्यान को कुछ किया तो बाप बेटे का रिश्ता भूल जाऊंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मेरी माँ मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जैसे ही उन्होंने पापा को मुझे धमकाते सुना, वो तुरंत किचन में भागी। हाथ में किचन नाइफ लेकर पागलों की तरह चिल्लाई, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। पापा का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। उन्होंने क्यान क्यान को पकड़ा और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें इस नकली हीरो वाले अंदाज में देखकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। पहले जब कर्ज देने वाले घर आते थे, पापा डरकर कछुए की तरह बिस्तर के नीचे छिप जाते थे। हमेशा माँ ही बहादुरी से बाहर खड़ी होती थी। एक बार तो एक कर्जदार ने मौका देखकर माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और उस समय पापा कान बंद करके बैठे थे, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे। मैंने उन्हें बाहर आने को कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे घूर कर कहा, चुप रहे बदमाश, अगर उन लोगों को उकसाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। खुशकिस्मती से मेरी चीख सुनकर पड़ोसी समय पर आ गए। उसी दिन से मैंने पापा से नफरत करना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा माँ से तलाक लेने को कहता था, लेकिन माँ जिद्दी थी। वो हमेशा सोचती थी कि मुझे एक पूरा परिवार चाहिए, या शायद उन्हें अब भी भरोसा था कि पापा फिर से खड़े हो जाएंगे। और सच में वो सही थी। 1 साल बाद पापा को एक मौका मिला और उनका बिजनेस फिर चल पड़ा। उन्होंने सारे कर्ज चुकाए, माँ को 3 पारंपरिक गहने दिए और 2 लाख उनके पर्सनल फंड में ट्रांसफर किए।
उसके बाद हमारी जिंदगी बेहतर हो गई। लेकिन माँ ने कूड़ा बीनना कभी नहीं छोड़ा। बस पापा को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वो रात में मास्क पहनकर चुपके से जाती थीं। एक रात मेरी नींद खुली और मैंने उन्हें चुपके से बाहर जाते देखा। आधे घंटे बाद वो कई बैग लेकर लौटी। अगली सुबह मेरी स्टडी टेबल पर एक चश्मा रखा था। मैंने सोचा सामान्य चश्मा होगा, लेकिन जैसे ही उसे पहना मुझे हर चीज की कीमत दिखने लगी। 1 महीने बाद पापा ने कंपनी में दिक्कतों का बहाना बनाया और माँ का मंथली एक्सपेंस कम कर दिया। पुराने दिनों में वापस जाने के डर से मैंने वो चश्मा पहना और एंटीक स्ट्रीट में सस्ती चीजों की तलाश शुरू कर दी। पहली बार मैंने 5000 युआन में एक धूल से ढके पुरानी ब्रेसलेट खरीदी और उसे 3 लाख में बेच दिया। उस दिन के बाद मैं अक्सर क्लासेस बंक करके सस्ते खजाने ढूंढने निकल जाता था। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ कमा लिए। धीरे धीरे एंटीक स्ट्रीट के बड़े बड़े मास्टर्स मुझसे परिचित हो गए। करीब 20 बूढ़े लोग आपस में लड़ रहे थे कि मेरा एडॉप्टिव ग्रैंडफादर कौन बनेगा, और जो लोग मेरा पिता बनना चाहते थे उनकी संख्या तो उससे भी ज्यादा थी। मैंने कई बार घुमा फिराकर माँ से उनकी मीटिंग करवाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि माँ का किसी अफेयर में कोई इरादा नहीं था, मैंने वो बात वहीं छोड़ दी। मैंने ये भी इशारा किया कि मैं पैसे कमा सकता हूं, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, तू बहुत ज्यादा गॉड ऑफ वेल्थ नॉवेल्स पढ़ने लगा है, दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैं उन्हें अपने स्टोरेज स्पेस में रखा पैसा दिखाना चाहता था, लेकिन माँ कूड़ा बीनने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे 1 मिनट भी नहीं मिलता था। वैसे भी घर में पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने एक तरीका निकाला। मैं कभी कभी पैसे और लग्जरी आइटम्स उस कूड़ेदान के पास छोड़ देता था जहां से माँ रोज गुजरती थी, और वहीं छोड़ देता था। यही राज संयोग से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने तक छिपा रह गया, और जैसे ही मैं सब सच बताने वाला था, पापा ने धोखा दे दिया। सच में उस आदमी की किस्मत पैसे के मामले में बहुत खराब थी। वो पैदा ही गरीब मानसिकता लेकर हुआ था। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत बैंक ऐप खोली और हिडन नंबर्स बंद कर दिए। मैं उन्हें अपने अकाउंट बैलेंस की 10 अंकों वाली रकम दिखाने ही वाला था, जिस पर कोई भी जल उठे। तभी माँ जमीन पीटते हुए दर्द से चिल्लाई, मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूं, मैं उससे कैसे जीतूंगी? अगर उसके दिल में सच में कोई और आ गई तो मैं कैसे जीऊंगी? मैंने माँ के मजबूत बाजुओं को देखा, वो बाजू जो सालों तक कूड़ा उठाने से मजबूत हो गए थे। मैं उनका ध्यान अपनी सेविंग्स की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उनकी अगली बात सुनकर मैं जम गया। अगर मैं यहां से चली गई तो मैं कूड़ा कैसे बीनूंगी? ऐसा कौन सा कूड़ेदान मिलेगा जहां अक्सर पैसे मिलते हों? ढेरों के ढेर। कौन से कूड़ेदान में LV बैग्स मिलते हैं, वैलेंटिनो शूज या नया आईफोन प्रो मैक्स? तू मुझे बता, मैं ऐसा दूसरा कूड़ेदान कहां ढूंढूंगी? मैं वहीं पत्थर बन गया। मेरे होंठ कांप रहे थे। मुझे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कांपते हुए माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, कहीं आप इतने सालों से तलाक इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि आप ये कूड़ेदान छोड़ना नहीं चाहती थी? माँ अचानक रोना बंद करके मुझे घूरने लगी। उस तिरस्कार भरी नजर का मतलब साफ था, क्या बेवकूफ बेटा पैदा किया है। उन्होंने कहा, तेरी माँ ने कूड़ा बीन बीन कर तेरे नाम पर 2 मैंशंस खरीदी हैं। ये सब तेरी भविष्य की शादी की तैयारी है। उन्होंने अपनी पैंट की सबसे अंदर वाली जेब से चमकता हुआ अर्मेज निकाला, फिर एक ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स निकाला, फुर्ती से अनलॉक करके बैंक अकाउंट खोला और मोबाइल सीधे मेरी नाक पर लगा दिया। ओए बदमाश, देख, तेरी माँ ने कूड़ा बीन कर 2 करोड़ बचाए हैं, तेरे बाप की कंपनी से भी ज्यादा। और ये जगह कोई लकी लैंड नहीं है। क्या लगता है मैं इसे किसी और को छोड़ दूंगी? ये घर तलाक के बाद भी मुझे चाहिए। ये कूड़ेदान मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक समझ नहीं आया क्या बोलूं। मैं हमेशा सोचता था कि माँ पापा को छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कूड़ेदान नहीं छोड़ सकती। असल गुनहगार तो मैं खुद निकला। कुछ देर बाद मैंने धीरे से पूछा, माँ, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप हमेशा इतने पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं और चेहरे पर इतनी झुर्रियां? मेरी बात पूरी होने से पहले ही माँ गोली की तरह बाथरूम में भागी। कुछ देर बाद नहाकर वापस आई और उस पल मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उनकी स्किन उबले हुए अंडे जैसी मुलायम थी, उनका चेहरा नाजुक नैन नक्शे, वो 5 ब्यूटीज को भी पीछे छोड़ दें। पापा ने सच में तिल उठाकर तरबूज खो दिया। माँ ने गर्व से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तेरी माँ हफ्ते में 3 बार ब्यूटी सैलून जाती है, मेरी स्किन खराब कैसे हो सकती है? बस डर था कि तेरे पापा देख ना लें, वरना मुझे कौन नजरअंदाज कर सकता है। फिर उन्होंने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे एक टूटे फूटे स्टोरेज रूम में घसीट ले गईं। मेरे सामने उन्होंने दीवार के कोने में छिपा एक स्विच दबाया। घर पुरानी अलमारी अचानक जोर से हिलने लगी। अगले ही पल अलमारी के पीछे एक एलिवेटर दिखाई दिया। मां मुझे अंदर घसीटकर बेसमेंट 1 का बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अनगिनत चमकती रोशनियों ने मेरी आंखें चौंधिया दी। मैंने हाथों से आंखें ढक लीं और जब धीरे धीरे देखा तो पूरी तरह हिल गया।
मेरे सामने एक विशाल सीक्रेट रूम था। ज्वेलरी जोन, हर्मेस बैग जोन, लग्जरी वॉचेस जोन, इतनी चीजें थीं कि मेरी आंखें घूमने लगीं। मुझे लगा मैं किसी लग्जरी मॉल में आ गया हूं। हे भगवान, मेरी मां असल में सुपर रिच निकली और आखिर में सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे गरीब पापा ही थे। मां मुस्कुराई। शियाओलिन, ये वो ट्रेजर रूम है जिसे तेरी मां ने बहुत पैसा खर्च करके बनवाया है। भविष्य में ये सब तेरा होगा। मैंने गला साफ किया, कपड़े ठीक किए और अपनी असली पहचान बताने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला था, मां ने अचानक मेरे गाल पकड़ लिए। शियाओलिन, अब देखा तूने अपनी मां की ताकत? ये सब मैंने हासिल किया है। मैं कूड़ा बीन रही हूं, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मां अभी लॉयर ढूंढने जा रही है। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हम यहीं रहेंगे। मैंने छटपटाते हुए गूं गूं जैसी आवाज निकाली। इशारे से कहा कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं बोल सकूं। लेकिन तब तक मां फोन उठा चुकी थी। वो मुड़ी और लॉयर से बात करते हुए दूर जाने लगी। उनकी जाती हुई परछाई को देखते हुए मेरा मन और भी उलझ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कूड़ा घर वाली बात बतानी चाहिए या नहीं। अगर सच बता दूं तो तलाक के बाद मां के जीवन में बची हुई इकलौती खुशी भी छिन जाएगी, और अगर नहीं बताऊं तो मेरे अमीर होने का राज और लंबे समय तक छुपाना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मां की वो इकलौती खुशी भी खत्म कर दूं और उन्हें अपनी कंपनी में काम पर बुला लूं। 50 साल की उम्र बिजनेस शुरू करने के लिए बुरी नहीं होती। लेकिन जब मैं ऊपर गया तो उनका कहीं कोई निशान नहीं था। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। तुम्हारी मां लॉयर के ऑफिस जा चुकी है। शियाओलिन, तुम्हारी मां के पास तुम्हारे पिता की बेवफाई के सबूत हैं। चिंता मत करो, बदला लेने वाली जगह तुम्हारी मां जरूर हासिल करेगी। मैंने सब सोच लिया है। तुम जन्म से ही बेवकूफ हो। पक्का तुम सिर्फ 3 साल वाले किसी कॉलेज में ही दाखिला पा पाओगे। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। जब तुम्हारी मां घर हासिल कर लेगी तो रात को तुम मेरे साथ कूड़ा बीनने जाओगे। आगे तुम्हारा गुजारा उसी पर चलेगा। पैसे बचाने के लिए जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें भी कूड़ा बीनने की टेक्निक सिखाना। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा और एक दिन हम इतिहास की मशहूर कूड़ा बीनने वाली फैमिली बन जाएंगे। अपना जोशीला भाषण खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे लगभग दर्जन भर लिंक्स भेज दिए। तुम्हारी मां अभी लॉयर से बात करने में व्यस्त है। ये कूड़ा बीनने के लिए जरूरी टूल्स हैं, इन्हें खरीदकर घर मंगवा लेना। ये कहते ही उन्होंने मुझे 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए और चेतावनी दी, कंजूसी मत करना, ये पैसे मुझे मुफ्त में मिले हैं। अगर खर्च नहीं किए तो बेकार है। मुफ्त? वाह, कितना अच्छा मुफ्त था। इन सालों में मैं पिता के वॉलेट से पैसे चुराता रहा, क्लास छोड़कर सस्ती एंटीक चीजें ढूंढता था, कॉन्टैक्ट्स बनाता था, मेहनत से पैसे कमाता था और ऊपर से मुझे समय निकालकर मां के लिए पैसे और लग्जरी सामान भी कूड़े घर में रखना पड़ता था ताकि कोई और ना उठा ले। हर रात मुझे यह भी देखना पड़ता था कि मां उन्हें उठा लें, तभी जाकर मैं आराम करता था। और आखिर में पता चला कि मैं खुद अपनी ही कब्र खोद रहा था। मैंने दांत भींच लिए, लेकिन फिर भी चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। आखिर वो 10,000 युआन भी तो मेरे ही थे। मां ने राहत की सांस ली और मुझे कूड़ा बीनने की एक और गाइड भेज दी। उदाहरण के लिए, कौन सा कूड़ादान देखने में ऐसा लगता है कि उसमें कीमती सामान होगा, कौन से कूड़ेदान में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना होती है, किसमें पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं। मैंने दांत पीसते हुए वो फाइल भी स्वीकार कर ली। उसके बाद मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पिता की कंपनी के क्लाइंट्स को फोन करना शुरू कर दिया। मेरी प्राइस कोट सुनकर क्लाइंट्स ने बिना झिझक पिता की कंपनी के साथ कोऑपरेशन तोड़ दिया। आखिर ये सारी मुसीबतें उन्हीं की वजह से आई थी, उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही थी। फोन काटने के बाद मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। अगले दिन मैं खास तौर पर पिता की कंपनी तमाशा देखने गया। मीटिंग रूम में जब पता चला कि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, पिता गुस्से में उछल पड़े। डायरेक्टर चेन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डिलीवरी का समय सिर पर है। क्या तुम्हें पता है अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से हमें कितनी परेशानी होगी? कियान ने अपना पेट सहलाते हुए मालकिन जैसी मुद्रा बनाई। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो तुम्हें 20 लाख का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। डायरेक्टर चेन ने अधीर होकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस करो, सिर्फ पैसों की बात है, मैं दे दूंगा। ये कहकर वो भुगतान किया और बड़े आराम से चले गए। ऑफिस के अंदर पिता पागलों की तरह चीजें तोड़ने लगे। जाओ, पता लगाओ कि वो हरामजादा कौन है। जो होना चाहिए था। मैं संतुष्ट होकर जाने लगा, लेकिन पिता ने गुस्से से मुझे रोक लिया। जाकर अपनी मां से कहना, उस घर को पाने का सपना भी ना देखे, मैं उसे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अब मैं और नाटक नहीं करना चाहता था। मैं गंभीर होकर बोला,
ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा और मेरी सलाह मानो, घर माँ को दे दो, वरना। मेरे बर्ताव से भड़के पिता ने मेज पर जोर से हाथ मारा। वरना क्या? मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या तुम अपने बाप की बेइज्जती करोगे? कानन ने भी बगल से आग में घी डाला। हाँ शियालिन, भले तुम्हारे माँ बाप का तलाक हो जाए, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे पिता हैं। तुम इतने एहसान फरामोश नहीं बन सकते। तुम बड़े हो चुके हो, समझदारी दिखाओ, जल्दी माफी मांगो। मैंने आंखें घुमाई और हाथ हिलाया। फिर पिता की जलती हुई नजरों के सामने मैंने शब्द शब्द बोलकर चेतावनी दी। 3 दिन। अगर तुम तलाक लेकर घर माँ को नहीं देते तो मैं कसम खाता हूं तुम्हारी ये छोटी सी कंपनी बर्बाद कर दूंगा। पिता को लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने मुझे पागल कहा, लेकिन मैंने बहस करने की जरूरत नहीं समझी। जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं, और ऐसा ही हुआ। उस दिन माँ मुझे कूड़ा बीनने की टेक्निक समझा रही थी कि तभी पिता गुस्से से दरवाजा पीटने लगे। हालांकि पासवर्ड पहले ही बदल दिया गया था। वांग इन, तुमने क्या किया? मेरे सारे पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ दिए? मैंने इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोला और दरवाजे के पीछे से ही बात की, मन ही मन सोचते हुए। क्या कहा था मैंने? बस ये बताओ मेरी पिछली शर्त मानते हो या नहीं? बेइज्जती से पिता का चेहरा सूअर के कलेजे जैसा लाल पड़ गया। अमीर बनने के बाद शायद ही किसी ने उनसे इस तरह बात की थी। कुछ देर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब मुझे लगा कि बातचीत फेल हो गई है और मैं आग में और घी डालने ही वाला था, तभी दांत पीसती हुई पिता की आवाज आई। ठीक है, ये घर मैं तुम्हें दे देता हूं, अभी इसी वक्त डाइवोर्स अग्रीमेंट साइन करते हैं। मैंने मां से अग्रीमेंट तैयार करने को कहा और दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, पिता ने पूरी ताकत से धक्का मार दिया। एक पल के लिए तो उनकी हथेली लगभग मेरे चेहरे पर पड़ ही जाती। मुझे इतनी आसानी से बचते हुए देखकर वो और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठाया और दोबारा मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं हाथ बांधे शांत खड़ा रहा और ठंडी आवाज में चेतावनी दी। पापा, हमारे खून के रिश्ते की वजह से मैंने अभी तक आपका अंत नहीं किया, लेकिन अगर आपने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं इस इंडस्ट्री में आप दोबारा कभी काम नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज में ऐसी ठंडक और दबदबा था जो बड़े बड़े अमीर परिवार के पेट्रियार्क से भी कम नहीं था। मैं बिल्कुल भी किसी 18 साल के लड़के जैसा मासूम नहीं लग रहा था। उनके हाथ में बैट कई बार ऊपर नीचे हुआ। आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने जटिल नजरों से मुझे देखा और फिर पूछा, वानलिन, तुम आखिर हो कौन? सब लोग तुम्हारी बात क्यों मानते हैं? बेशक मैं उन्हें अभी सच नहीं बता सकता था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं इतना अमीर हूं तो क्या पता वो तलाक पर पछता जाते। इसीलिए मैंने टालते हुए कहा, 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। तब ऑक्शन हाउस में एक बड़ी नीलामी होगी जहां बड़े बड़े स्टेटस वाले लोग आएंगे। उसी दिन मैं मां के साथ वहां जाऊंगा, साथ में लोगों के सामने तमाचा भी मारूंगा और अपना बैकर भी ढूंढ लूंगा। लेकिन पापा ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मां ने मेरे लिए कोई नया सौतेला पिता ढूंढ लिया है जो तलाक के बाद सामने आएगा। उन्होंने अचानक ठंडी हंसी छोड़ी। आह, तो उस हांग शुइन ने पहले ही मुझे धोखा दे दिया। अपने लवर से मुझ पर हमला करवाया। मेरे पास सिर्फ एक घर है, लो मैं तुम्हें दे देता हूं। उन्होंने बिजली की रफ्तार से डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन किया और गुस्से से वहां से चले गए। सच कहूं तो मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता था। आखिरकार मेरी पहली बड़ी कमाई उन्हीं की वजह से हुई थी। कारण और कार्य का रिश्ता था। इसलिए डाइवोर्स एग्रीमेंट मिलते ही मैंने अपने असिस्टेंट को फोन किया। मैंने कहा, पापा की कंपनी को छोड़ दो और साथ में 1 महीने का ग्रेजुएशन ट्रिप भी अरेंज कर दो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मां कूड़े के बैगों को खड़खड़ाती हुई अंदर घुस आई। वो जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। शियालिन, चलो मां के साथ कूड़ा बीनने चलते हैं। मेरा चेहरा तुरंत टेढ़ा हो गया, लेकिन मेरी आवाज गंभीर थी। मां, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगी? मैं शर्त लगाता हूं कि आज रात हमें कूड़े में कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। मां ने हाथ बांध लिए। मैंने कहा, आप मेरे साथ कूड़ा बीनना सीखेंगी। मां ऐसे उत्साहित हो गई जैसे लॉटरी लग गई हो। उन्होंने खुशी से मुंह ढक लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मां के बिजनेस का अब उत्तराधिकारी मिल गया। तो फिर किस बात का इंतजार? चलो अभी चलते हैं। वो जोश से आगे आगे चलने लगी और मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज रात मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया था कि कोई भी लग्जरी सामान या पैसे कूड़ेदानों में ना डालें। मुझे पूरा यकीन था कि मां को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मां बिजली जैसी फुर्ती से पहले कूड़ेदान तक पहुंची। उन्होंने हाथ अंदर डाला और बाहर निकाला एक चमकता हरे रंग का जेड नेकलेस, जो साफ दिख रहा था कि बहुत कीमती है, लेकिन उससे भी हैरान करने वाली चीज अंदर थी। एक बेहोश महिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर पर घाव थे। मां ने 2 बार जीभ चटकाई, फिर उसे कूड़ेदान से बाहर निकाला और सीधे मेरी बाहों में डाल दिया। शियालिन, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने का समय आ गया है। ये मामला मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ।
मैं काफ़ी देर तक समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या है। फिर मैंने खुद को संभाला और असिस्टेंट को फ़ोन करके एक अच्छे हॉस्पिटल का इंतज़ाम कराया। जैसे ही उस महिला को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, मेरे फ़ोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई दी। हांगकांग के उद्योगपति की सबसे छोटी बेटी और यूयू बेई का अपहरण, उसे सुरक्षित वापस लाने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। मेरी दाईं आंख अचानक फड़क उठी। कांपते हाथों से मैंने उसकी फोटो खोली और अगले ही पल मैं जम गया। वो फोटो बिल्कुल उसी महिला की थी जिसे माँ कूड़े से उठा लाई थी। मैंने तुरंत न्यूज़ माँ को फॉरवर्ड की। माँ, अब कूड़ा बीनना बंद करो, ये बहुत बड़ा मामला है। इतनी दूर से वो यहाँ तक कैसे पहुंची? अगर मैं कहूँ कि आपने उसे कूड़े से निकाला है तो कोई विश्वास करेगा? लेकिन माँ ने पूरी शांति से जवाब दिया, शांत रहो, ये सब छोटी बातें हैं। मुश्किलों के साथ मौके भी आते हैं। तुम अभी जवान हो, तुम्हें नहीं समझता कि किस्मत खुद चलकर नहीं आती, पहले कदम खुद उठाने पड़ते हैं। माँ को लगता है इस लड़की की शक्ल बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी किस्मत है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि माँ ने अचानक सैंड जाने का एयर टिकट निकाल लिया। शियाओलिन, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, ये मामला तुम खुद संभालो, 1 महीने बाद मिलते हैं। मैंने उन्हें मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन पता चला माँ मुझे ब्लॉक करके भाग चुकी थी। वाकई वो मेरी माँ कहलाने लायक ही थी। मुसीबत आते ही सीधे मेरे सिर पर डाल देती थी। मैंने सिर खुजलाया और आखिर फैसला किया, लड़की के होश में आने का इंतजार करूंगा, उसे कुछ पैसे दूंगा और घर भेज दूंगा। मैं किसी फैमिली डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे सच में होश आया और मैंने डॉक्टर की बात सुनी तो मैं वहीं जम गया। डॉक्टर बोले, इसके सिर पर जोरदार चोट लगी है, इसे एमनीशिया हो गया है। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरा चेहरा और खराब हो गया। मैंने पूछा, तो ये कब तक ठीक होगी? डॉक्टर ने सिर हिलाया, पता नहीं। मैं सीधे कुर्सी पर गिर पड़ा। अब तो बर्बाद हो गया। तभी हॉस्पिटल बेड पर लेटी असली मुसीबत बोली, भैया मुझे भूख लगी है। मैंने उस महिला की तरफ देखा। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन जिस तरह प्यार से बिहेव कर रही थी उससे मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हे भगवान, ऐसे तो कोई कूड़ा उठाते उठाते गर्लफ्रेंड नहीं मिल जाती। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को खाना खरीदने भेजा। फिर जल्दी से न्यूज़ में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया। कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद मैंने यूयू बेई की फोटो भेजी। उधर से उसी पल रिप्लाई आया, कृपया इंतजार करें, हमारे बॉस हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। उन्हें राज रखने के साथ साथ मैंने भारी रकम खर्च करके सिक्योरिटी भी हायर कर ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मिस्टर यू के आने से पहले यूयू बेई को जिंदा और सुरक्षित रहना था। खुशकिस्मती से बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अपनी बेटी को जिंदा देखकर सफेद बालों वाले बूढ़े मिस्टर यू ने उत्साह में मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। बेटा, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम जो चाहो मांग लो, जब तक वो मेरी क्षमता में है मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैंने तुरंत हाथ हिलाया। इसकी जरूरत नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि वो ठीक हैं। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं रखते। ये कहकर मैं चुपचाप निकलने ही वाला था, तभी 2 छोटी सी हथेलियों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वही दयनीय आवाज सुनाई दी, भैया अब आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आप मेरी सबसे प्यारी इंसान नहीं रही? क्या आपने नहीं कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे? ये सुनते ही आसपास मौजूद हर इंसान की नज़र मुझ पर टिक गई। उनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी। मुझे डर था कि लोग गलत समझेंगे। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर समझाया, नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझिए, इसकी मेमोरी चली गई है और अभी वो बहुत छोटी है। उसने बस यूं ही कुछ बोल दिया, इसे सीरियस मत लीजिए। खासकर मिस्टर यू मेरी बात गलत न समझ लें, इसलिए मैंने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मिस्टर यू, मैं कसम खाता हूं आपकी बेटी के लिए मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं। मुझे अमीर घर में शादी करने की जरा भी इच्छा नहीं, और वैसे भी मैं खुद भी अमीर घर से हूं। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी और अमीर घर का सहारा नहीं चाहिए। ये कहकर मैं निकलने ही वाला था कि यूयू बेई रोने लगी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर आंखें बंद हुई और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ी। वो छोटी सी 1.6 मीटर की लड़की सीधे नीचे गिर गई। मुझे इतनी जोर की घबराहट हुई कि दिल उछल गया। डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर हान, पेशेंट अभी इमोशनली बहुत अनसिक्योर है। उसे दूसरों पर बहुत डिपेंडेंसी महसूस हो रही है और वो किसी भी इमोशनल शॉक को सह नहीं सकती। मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी बहन के साथ ज्यादा समय बिताएं। मैं बोलने ही वाला था कि वो मेरी बहन नहीं है कि तभी बुजुर्ग मिस्टर यू अचानक 90 डिग्री झुक गए। उन्होंने मुझे गहरा प्रणाम किया। यंग फ्रेंड, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती कृपया उसका साथ देते रहिए। मैं उनकी तरफ देखने लगा। उनके सिर के ऊपर चमकती सुनहरी लक ऑरा दिखाई दे रही थी। ये इंसान भाग्य का मालिक था। कम से कम 800 साल की किस्मत उसके भाग्य में लिखी थी। कूड़ा उठाने का रास्ता सच में इनविंसिबल था। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा रास्ते। मेरे मुंह से इनकार के शब्द निकल ही नहीं पाए। ठीक है, मैं मान गया,
लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मेमोरी लॉस के बाद यूयू बेई इतनी क्लिंगी हो जाएगी। मैं जरा सा भी उसकी नज़रों से दूर होता तो वो पागलों की तरह मैसेज भेजना शुरू कर देती। भैया क्या कर रहे हो, भैया कहाँ हो, मैं 5 संतरे खा चुकी हूँ, आप अभी तक क्यों नहीं आए, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी टांग ठीक है, मैं हॉस्पिटल से बाहर जा सकती हूँ, भैया जल्दी आके मुझे ले जाओ। 109 मैसेजेस देखकर मैंने गहरी सांस छोड़ी। लगता है 1 हफ्ते बाद होने वाली ऑक्शन में मुझे उसे साथ लेकर जाना पड़ेगा। वही ऑक्शन जिस दिन माँ को डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलने वाला था। सुबह मैं माँ के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने गया। पापा ने जाते जाते धमकी दी, आज के बाद हमारे सारे रिश्ते खत्म, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी दोपहर ऑक्शन के एंट्रेंस पर हमारी फिर मुलाकात हो गई। माँ अब अपने पुराने भेष में नहीं थीं, वो पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थीं। पापा को लगा माँ जानबूझकर शो ऑफ करने आई हैं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, कोई है, इन अनचाहे लोगों को बाहर निकालो। मामला थोड़ा बड़ा हो गया। आसपास मौजूद लोग हमें देखकर फुसफुसाने लगे, कौन इतना हिम्मती है कि फुसैंगलू की ऑक्शन में आकर हंगामा कर रहा है। सही कहा, क्या किसी को नहीं पता कि फुसैंगलू के पीछे पिछले 7 सालों से एक रहस्यमयी बिग शॉट खड़ा है। उन्हें हमेशा कीमती एंटीक्स मिलते हैं और उसी बिग शॉट की वजह से उनकी पहचान बड़े बड़े लोगों से है। बिजनेस तो इनका आसमान छू रहा है। वाह, आज तो बड़ा मजा आने वाला है, लगता है कोई ट्रबल क्रिएट करने आया है। लोगों की नजरों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चिड़ियाघर का कोई बंदर हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने सीधे अपनी ब्लैक कार्ड निकाल ली। उसी पल पूरा माहौल शांत हो गया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी तरफ दौड़ रहे थे वो भी अचानक रुक गए। सब लोग उस कार्ड को पहचान गए थे। ये बॉग बी लेवल का विशेष दर्जा था। ऐसी ब्लैक कार्ड अब तक फुसैंगलू ने सिर्फ 10 लोगों को जारी की थी। लोगों की नजरें तुरंत तिरस्कार से सम्मान में बदल गईं। कुछ लोग तो हमारी पहचान पूछने और फ्रेंडशिप करने तक आने लगे, लेकिन सिर्फ पापा को ही अभी तक कुछ समझ नहीं आया। वो हमारी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाए, क्या तुम सब बहरे हो, खड़े क्या हो, इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, क्या चाहते हो कि ऐसे बेकार लोग यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा करें। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, किसी ने उन्हें गाली दे दी। गुस्से में पापा ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मुझे गाली क्यों दी? उस आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फुसैंगलू की टॉप लेवल ब्लैक कार्ड, जिसे देखकर उसका मालिक झुककर वेलकम करता है और तुम उसे पहचानते भी नहीं, ऊपर से उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही पापा की अविश्वसनीय नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं, जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उन्होंने तुरंत हाथ छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये ब्लैक कार्ड मेरे बेटे की है, उसने तो अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो फुसैंगलू का वीआईपी गेस्ट कैसे हो सकता है? तभी बगल से आवाज आई, सही कहा बूढ़े वांग, उसने ये कार्ड जरूर कहीं से उठाया होगा। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और सिक्योरिटी की तरफ चिल्लाया, जल्दी, ये माँ बेटा दोनों चोर हैं, इन्होंने किसी खास गेस्ट की चीज चुराई है, जल्दी इन्हें पकड़ो और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में से किसी ने विरोध किया, अगर ये चोर है तो फिर हांगकांग का सबसे अमीर आदमी अपनी बेटी को इनके साथ क्यों भेजेगा? ये सुनते ही सब लोग फिर से शॉक ठहर गए। हर किसी की नजर मेरे बगल में खड़ी यूयू बेई पर जा टिकी। इसकी बैकग्राउंड इतनी जबरदस्त है। पापा के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उन्हें लगा ब्लैक कार्ड यूयू बेई की है। एक पल में उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तुरंत अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और चापलूसी भरी स्माइल के साथ आगे बढ़े। मिस यू, ये लड़का अभी जवान है, लापरवाह भी, इतनी कीमती ब्लैक कार्ड इसके हाथ में नहीं होनी चाहिए, बेहतर होगा मैं इसे संभाल लूं। ये कहते हुए वो मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे हाथ से ब्लैक कार्ड छीनने लगे। मैंने एक कदम पीछे हटकर उनका हाथ बचाया, फिर हल्की व्यंग भरी स्माइल के साथ कहा, किसने कहा कि ये ब्लैक कार्ड यूयू बेई की है? पापा की स्माइल वहीं जम गई। उन्हें लगा मैं मजाक उड़ा रहा हूं। वो फिर से अपने घमंडी अंदाज में लौटने ही वाले थे कि मैं माँ और यूयू का हाथ पकड़कर सीधे बॉक्स नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। पापा भी पीछे आने लगे, लेकिन दरवाजे पर सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। सर, बॉक्स नंबर 1 सिर्फ स्पेशल गेस्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, आपका लेवल पर्याप्त नहीं है, कृपया जिद ना करें, वरना हमें आपको फुसैंगलू से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। वो कुछ कहने ही वाले थे कि कानन ने उन्हें समझाया, भैया पहले बैठने की जगह ढूंढते हैं, हम यहाँ अपने बेटे की शांति और ब्राइट फ्यूचर के लिए जेड बुद्धा खरीदने आए हैं, समय बर्बाद मत करो। जेड बुद्धा? मैंने भौहें उठाईं। कितना अजीब कोइंसिडेंस था, मुझे भी वही पसंद था, लेकिन अफसोस आज वो कुछ नहीं खरीद पाएंगे। चैरिटी ऑक्शन शुरू हो गई। पहली आइटम थी जेड बुद्धा। उसका कलर बहुत खास नहीं था, साइज भी बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सबको लग रहा था आगे इससे बेहतर आइटम्स आएंगी। पापा ने देखा कि बिडिंग करने वाले बहुत कम हैं और बड़े अमीर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उन्हें लगा जीत पक्की है। आखिरी बिड में उन्होंने 10 लाख की कीमत पर सीधा 15 लाख जोड़ दिए। इतनी कीमत सुनकर कोई और आगे नहीं आया। ऑक्शनियर ने लंबी आवाज में कहा, 15 लाख, पहली बार। पापा पूरी तरह रिलैक्स होकर सीट पर पीछे झुक गए। वो आखिरी हथौड़े का इंतजार करने लगे।
लेकिन तभी ठक, पूरे हॉल की बड़ी स्क्रीन अचानक बदल गई। ऑक्शनियर की आवाज अचानक ऊंची हो गई। बॉक्स नंबर 1 से 30 लाख की बिड। क्या कोई इससे ज्यादा देना चाहेगा? पापा का चेहरा ऐसे टेढ़ा हो गया जैसे उन्होंने कड़वा करेला खा लिया हो। 15 लाख उनकी लिमिट थी, वो इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कियान घबरा गई। उसने उनका कपड़ा खींचा। भैया, आपका बेटा नेशनल प्रोटेक्टर और मेरे पेट में पल रहे बच्चे के खिलाफ बिड कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सपना देखा था कि मेरा बेटा इसे चाहता है। आपको ये लेना ही होगा। उसकी बात सुनकर पापा के चेहरे पर अचानक चमक आई। उन्होंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, बाद में मैं उससे मांग लूंगा। मैं उसका बाप हूं, वो मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। उधर ऑक्शनियर ने तीसरी बार हथौड़ा मारा। सोल्ड। जब माँ ने सुना कि मैंने एक जेड बुद्धा के लिए 30 लाख खर्च कर दिए, उनके चेहरे पर दर्द छा गया। अरे छोटे शैतान, तूने ऐसे ही 30 लाख उड़ा दिए। पहले तुम्हारी माँ को इतना कमाने के लिए कूड़ा बीनना पड़ता था। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। छोड़ो, वैसे भी मेरा पैसा आखिर तुम्हारा ही तो है, खर्च करो। उनकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने फोन उनकी तरफ बढ़ाया। माँ, आप अपने बेटे को बहुत कम समझ रही हैं, जरा गिनिए तो सही कितने जीरो हैं। माँ ने तुरंत फोन छीना। उन्होंने डिपॉजिट में पड़े पैसों के जीरो आगे पीछे 5 बार गिने। छठी बार तक उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई घोस्ट देख लिया हो। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से आए? तूने बैंक तो नहीं लूट लिया, या उस लड़की के परिवार ने दिए? मैंने सिर हिलाया। यू परिवार ने ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इतना बड़ा फेवर सिर्फ पैसों से नहीं चुकाया जा सकता, वरना घाटे में मैं ही रहूंगा। मैं मुस्कुराया और कहा, सोचो माँ, अगर आपका बेटा इतने साल अपनी असली ताकत छुपाए रखे तो आखिर बॉक्स नंबर 1 में कैसे बैठ सकता है? माँ सब समझ गईं। वो सीधे मुझ पर झपट पड़ी और गले लगा लिया। तू सच में मेरा बेटा है। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में मेरी गाल खींचने लगी। मैं तो समझती थी तू बेवकूफ है, लेकिन तूने तो अपनी माँ तक को धोखा दे दिया। इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हारी माँ को इयररिंग्स चाहिए, आज लेकर ही दोगे। मेरी परमिशन मिलते ही माँ ने बिना रुके 1 करोड़ के एमरल्ड इयररिंग्स खरीद लिए। 1 करोड़ सुनते ही कानन हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई, वांग दाहुन, क्या तुम पागल हो गए हो? तलाक में तुमने आखिर कितना पैसा दिया? 1 करोड़ की इयररिंग्स? पापा जवाब भी नहीं दे पाए थे कि मैंने जो डायनेस्टी की वाइट जेड डिस्क पर 5 करोड़ खर्च कर दिए, फिर एंटीक कॉइन पर 6 करोड़। सिर्फ 20 मिनट में मैंने 10 करोड़ उड़ा दिए। इस बार सिर्फ पापा ही नहीं, बाकी लोग भी शॉक्ड रह गए। यहां तक कि वो लोग भी इतनी जल्दी 10 करोड़ कैश नहीं निकाल सकते थे। और यूयूबे, अभी वो सिर्फ अमीर आदमी की बेटी थी, उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं थी, तो ये पैसा किसी और का था। अब लोगों ने ऑक्शन देखना छोड़ दिया, सब मेरी आइडेंटिटी खोजने लगे, और जो पता चला उससे और बड़ा ब्लास्ट हुआ। हे भगवान, हान ग्रुप का कंट्रोलिंग शेयर होल्डर अब वान लिन है, और उसके पास हयान च्वारिन के 40% शेयर्स भी हैं। अनाउंसमेंट देखो, ऊपर वाले रिटायर्ड बुजुर्गों ने उसे अपना अडॉप्टेड सन मान लिया है। हे भगवान, अभी अभी एग्जाम खत्म किया है और सीधे दुनिया हिला दी। ये लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? असंभव, ये तो किसी मॉन्स्टर जैसा है। सब लोग मुझे भटी आंखों से घूरने लगे। उनकी आंखों में जलन, ईर्ष्या और हैरानी साफ दिख रही थी। लेकिन पापा, उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। उनके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, पछतावा। उन्हें सिर्फ एक बात का पछतावा था, उन्होंने 5 करोड़ कमाने का मौका खो दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पिछली धमकियां इसलिए थीं क्योंकि मेरे अपने बेहद ताकतवर कनेक्शंस थे। उन्हें लगा था कि माँ ने मेरे लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ लिया है। ऑक्शन खत्म होने तक पापा किसी तरह रुके रहे। जैसे ही ऑक्शन खत्म हुई, वो जल्दी से प्राइवेट बॉक्स के दरवाजे की तरफ भागे। वो मुझसे रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन उनसे भी तेज कुछ और लोग थे। सब लाइन लगाकर अपने विजिटिंग कार्ड्स मुझे देने लगे। इतने लोग घिर गए कि पापा मेरे पास तक नहीं पहुंच पाए। जब मैं बाहर निकला, उन्होंने दोबारा पास आने की कोशिश की। वो सीधे मेरे पैरों के पास गिर पड़े। सीन बेहद दयनीय था। मैं नीचे झुका, उन्हें उठाया और बड़े ध्यान से उनके घुटनों की धूल तक साफ की। पापा खुशी से भर गए। उन्हें लगा कि मैं अब भी उन्हें पिता मानता हूं। लेकिन अगले ही पल मैंने शांत आवाज में कहा, वांदुन, तुम्हारे चेहरे की बनावट देखकर लगता है कि तुम्हारी किस्मत में सबका साथ छूटना लिखा है, और तुम्हारी किस्मत में अपना छोटा बेटा भी नहीं है। मेरी सलाह मानो, अच्छी तरह चेक करवा लो कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के पेट में जो बच्चा है वो सच में तुम्हारा है भी या नहीं। पापा आदतन मुझे गाली देने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने कानन कियान की घबराई हुई आंखें देख लीं। उनका मुंह तुरंत बंद हो गया। अगर मेरी बात सच निकली तो इसका मतलब था कि वो किसी और का बच्चा पालने वाले थे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर कानन का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी डीएनए टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस करवाने निकल गए।
उनकी जाती हुई बैग देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं सोचने लगा रिपोर्ट देखने के बाद उनके चेहरे का रंग कैसा होगा। तभी माँ की धीमी आवाज़ मेरे कान के पास सुनाई दी, शैवलिन, तो अपना काम कर, मैं इनके पीछे जाकर तमाशा देखती हूँ, बाद में वीडियो बनाकर भेजूंगी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही माँ चोरी छुपे उनके पीछे निकल गईं। मैं उन्हें सावधान रहने को कहने ही वाला था कि अब तक चुप बैठी मछली की पूंछ अचानक बोल उठी, जरूरत हो तो मैं जाकर देखाऊं। उसकी आवाज़ इस बार उसकी रोज वाली क्यूट आवाज़ जैसी नहीं थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा और सीधे उसकी गहरी लाल आंखों से टकरा गया। वो आंखें ऐसे लग रही थी जैसे किसी अथाह खाई की गहराई। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तुम्हारी मेमोरी वापस आने वाली है। वो हल्का मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हाँ, इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की। आज रात में साथ में डिनर करते हैं, इसे थैंक यू समझ लो, ठीक है? मैं मना करने ही वाला था कि उसने पहले ही रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दिया। तुम्हारी कंपनी पोर्ट मार्केट में एक्सपैंड होना चाहती है ना? इस मामले में मैं मदद कर सकती हूँ। खाना खाते खाते बात कर लेंगे। ये ठीक नहीं। इनकार के शब्द मेरे होठों तक आए, लेकिन मैं उन्हें वापस निगल गया। इंसान बहुत चीज़ों से लड़ सकता है, लेकिन पैसे से नहीं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वो संतुष्ट होकर माँ को ढूंढने चली गई और मैं वहीं कुछ ज़रूरी बिजनेसमैन से बात करने लगा। आज मैंने जानबूझकर 10 करोड़ इतनी शोई स्टाइल में खर्च किए थे ताकि इन बड़े बिजनेसमैन का ध्यान मेरी तरफ जाए और भविष्य में मेरे लिए रास्ता आसान हो। रिजल्ट देखकर मैं बेहद संतुष्ट था। कुछ डील्स फाइनल करने के बाद रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी बुलाई और रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। रास्ते में माँ ने वीडियो भेजा। वीडियो खुलते ही मैंने देखा पापा और कियान बुरी तरह लड़ रहे थे। पापा का चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। वो मुक्कों से उसके पेट पर मार रहे थे। तेरे लिए मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने होनहार बेटे को छोड़ दिया, और तुम मुझे धोखा दे रही है। क्या भविष्य में मैं किसी और का बच्चा पालूंगा? उधर कियान भी पागलों की तरह उन्हें मार रही थी। उसने सीधे उनकी टांगों के बीच किक मार दी। बूढ़े, बदबूदार और बदसूरत आदमी, अगर तेरे पैसे ना होते क्या लगता है मैं तेरे साथ रहती? जिसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया अब वो बच्चा चाहता है। मैं तुझे कर्ज देती हूं, तो बिना वंश के मरेगा। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। लगातार मैसेजेस आ रहे थे। बेटा, मम्मी खुशी से पागल हो रही है। नीचे वाला हिस्सा तूने बेकार कर दिया। अब वो कभी मर्द नहीं बन पाएगा। बता, मुझे इतना अच्छा बेटा कैसे मिल गया? और ऊपर से तूने अपनी मेहनत से इतना पैसा भी कमा लिया। मैं सच बताने वाला था, कहने ही वाला था, माँ, अब आप आराम से पूरी जिंदगी कूड़ा बीन सकती हैं। तभी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो, माँ को कूड़ा बीनना है तो बीनने दो, आखिर मैं हूं ना उनके पीछे। रेस्टोरेंट में घुसते ही यूयोबेई ने बहुत शालीनता से मेरी कुर्सी पीछे खींच दी। मैं बैठा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें मोड़कर लगातार मुझे देखती रही। मेरे पूरे शरीर में फिर झुरझुरी दौड़ गई। मुझे लगा कहीं ये बड़ी उम्र वाली महिला छोटा बॉयफ्रेंड बनाने का कन्फेशन तो नहीं करने वाली। लेकिन तभी वो अचानक बोली, श्यावलिन, मैं हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हो? मैंने लंबी राहत की सांस ली और बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया। ऐसी लड़की मिलना सच में लक की बात थी। भाई के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो किसी लड़की के चक्कर में बंध नहीं सकता था। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मुझे एक और मजबूत सपोर्ट मिल गया। तभी माँ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने उठाया, उधर से उनकी कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, वान लिन, अरे अरे अरे, तेरी माँ को इस बार